नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ, लगभग ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए आज के पॉलिटिकल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोड। अब शुरुआत करते हैं आज के राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो फर्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। लोकसभा का जो सचिवालय है ये किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में जो है लोकसभा का सचिवालय है ये कार्य करता है। और दोस्तों, बात करें लोकसभा सचिवालय की, तो जो लोकसभा सचिवालय है यह एक स्वतंत्र निकाय होता है जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और मार्गदर्शन में कार्य करता है। और लोकसभा अध्यक्ष महासचिव की नियुक्ति करते हैं एवं लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की पीठासीन अधिकारी होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है ये लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। निम्न में कौन है जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, के के सुंदरम। जो के के सुंदरम है ये लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे। और बात करें लोकसभा के अध्यक्ष, तो दोस्तों लोकसभा का जो सभापति एवं अधिष्ठा होता है, लोकसभा अध्यक्ष है ये लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम जो रूप है ये कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष है ये भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम रूप है ये निश्चित करता है। और दोस्तों, किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर, किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है कि नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। यानी अगर किसी विधेयक के बारे में विवाद उठ जाए कि वह धन विधेयक है कि नहीं, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष निर्णय लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष का जो निर्णय है ये अंतिम निर्णय माना जाता है। और किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद उसकी प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में अथवा किसी सदन में अथवा राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाता। जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है ये अंतिम निर्णय होता है। और किसी विधेयक और धन विधेयक के अध्यक्ष के रूप में अगर लोकसभा अध्यक्ष ने जो प्रमाण दे दिए तो उसके ऊपर कोई न्यायालय या सदन या राष्ट्रपति के द्वारा कोई विचार नहीं किया जाता। और बात करें धन विधेयक की, तो दोस्तों धन विधेयक है ये संविधान के अनुच्छेद 1 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यानी धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि धन विधेयक है इसकी परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो संविधान के 110 अनुच्छेद में दी गई है। और धन विधेयक है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा में विपक्ष के दल के नेता के रूप में जो मान्यता है ये किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। और दोस्तों बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं ये लोकसभा में एक निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो भारत की संसद के निचले सदन में, भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करते हैं एवं विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? लोकसभा अध्यक्ष है ये अपना इस्तीफा भेज सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, उपाध्यक्ष को। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है ये अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को भेज सकता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, यानी संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लोकसभा में उस समय उपस्थित सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा में उस समय उपस्थित सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। और जो लोकसभा अध्यक्ष है ये अपना इस्तीफा ये उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बलवंत राय मेहता। जो बलवंत राय मेहता है ये भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसमें अध्यक्ष थे। और दोस्तों बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज यानी बलवंत राय मेहता पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में यानी बलवंत राय मेहता पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई बलवंत राय मेहता के नाम से। बलवंत राय मेहता के नाम से पंचायती राज है, पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी एवं जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे और बलवंत राय मेहता थे तथा जिसका उद्देश्य यानी जो समिति बनाई गई थी उस समिति का उद्देश्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था। और पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य राजस्थान व मध्य प्रदेश है। पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य राजस्थान व मध्य प्रदेश है। और सर्वप्रथम पंचायती राज है, सर्वप्रथम जो पंचायती राज है ये राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया था। और आधुनिक भारत में प्रथम बार जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सर्वप्रथम पूछ लिया जाए कि पंचायती राज की स्थापना कहाँ पर हुई थी तो ध्यान में रखना कि आधुनिक भारत में प्रथम बार जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के अंदर, राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव है, तो बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यानी सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। समन्वय एवं पर्यवेक्षण है ये
जिला परिषद का मुख्य कार्य है। यानी जिला परिषद है ये पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष स्तर है। जो जिला परिषद है ये पंचायती राज व्यवस्था का सबसे उच्च स्तर है यानी शीर्ष स्तर है। और राज्य सरकार और ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत, राज्य सरकार और ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत के बीच एक कड़ी के रूप में जो है जिला परिषद कार्य करती है। जिला परिषद का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो जो जिला परिषद की पहली बैठक होती है उससे लेकर 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन कराना है ये किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राज्य सरकार। यानी राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि ग्राम पंचायत के अंदर निर्वाचन करवाना है या नहीं। तो दोस्तों ग्राम पंचायत हमारे पंचायती राज की एक अनोखी संस्था है। ग्राम पंचायत हमारी पंचायती राज की एक अनोखी संस्था है जिसके सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है ये सरपंच कहलाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच कहलाता है। और सरपंच के अलावा प्रत्येक वार्ड में पंच चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है सरपंच कहलाता है। और सरपंच के अलावा जो ग्राम पंचायत है यानी गांव के अंदर प्रत्येक वार्ड में अलग अलग पंच चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? यानी 1977 ईस्वी की बात है। तो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की जो समीक्षा के लिए गठित समिति थी इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता की थी। यानी बात करें अशोक मेहता तो दोस्तों अशोक मेहता समिति का गठन, अशोक मेहता जो समिति थी इसका गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में 1970 ईस्वी में दिसंबर 1970 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। और अशोक मेहता समिति का गठन अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया। और दोस्तों अशोक मेहता समिति का पूछ लिया जाए कि गठन क्यों किया गया तो दोस्तों दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई थी। जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसकी सिफारिश की गई क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसमें कुछ कमियां उत्पन्न हो गई थी। और इन कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ग्राम स्तर पर। यानी पंचायती राज जो प्रणाली है इसका पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का जो गठन है ये ग्राम स्तर पर होता है। और बात करें तो भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? पंचायती राज प्रणाली है ये कहाँ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज जो प्रणाली है ये विकसित नहीं है। और दोस्तों बात करें पंचायती राज प्रणाली तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ये विकसित नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और बात करें अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुई थी।
और बात करें प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बी.डी. मिश्रा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें 60 सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की 2 सीटें हैं एवं राज्यसभा की 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है और इसे उगते सूर्य का पर्वत कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर उगते सूर्य का पर्वत किस राज्य को कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? निम्न में से जो भारत के अंदर पहला नगर निगम है ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चेन्नई में। तो भारत के अंदर जो पहला नगर निगम है ये चेन्नई में स्थापित हुआ था। तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, तो चेन्नई में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। यानी भारत की यह सबसे पुरानी निगम संस्था है। जो चेन्नई है ये भारत की सबसे पुरानी नगर निगम संस्था है। और चेन्नई प्रशासन है चेन्नई नगर निगम के पास है। जो चेन्नई का प्रशासन है ये चेन्नई नगर निगम के पास है। और इसकी स्थापना की बात करें, चेन्नई जो नगर निगम है इसकी स्थापना 1688 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1688 ईस्वी में चेन्नई नगर निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो इसका निर्वाचन है ये कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 6 माह के अंदर। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होने चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 273 ई के अनुसार 273 ई के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 273 ई के अनुसार पंचायतों के कार्यकाल को निर्धारित करता है। जो संविधान का अनुच्छेद 273 ई है ये पंचायतों के कार्यकाल को निर्धारित करता है। और इसे भारतीय संविधान के जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 द्वारा संविधान के भाग में 9 में जोड़ा गया है। यानी जो पंचायती राज भंग होती है इसे 6 माह की अवधि के अंदर इसे दोबारा करवाना होता है। और जो संविधान का अनुच्छेद 273 ई है ये पंचायतों के कार्यकाल को निर्धारित करता है। और 273 ई को जो संविधान संशोधन अधिनियम यानी 73वां है जो 1992 ईस्वी को हुआ था, इसके भाग 9 में 273 ई अनुच्छेद को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सरकारी अनुदान पर। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये सरकारी अनुदान पर निर्भर है। और दोस्तों जो संविधान यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्राम विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए पंचायती राज किसे कहा जाता है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय जो संरचना है इसे पंचायती राज कहा जाता है। और त्रिस्तरीय यानी पंचायती राज का जो उद्देश्य है, पंचायती राज का उद्देश्य है ये जिलों, अंचलों और गाँव में स्थानीय स्वशासन का विकास करना है। पंचायती राज का उद्देश्य है जिलों, अंचलों और गाँव में स्थानीय स्वशासन का विकास करना। ये पंचायती राज का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत
स्तर पर जो राज्य सरकार है इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ग्राम मुखिया। जो ग्राम का मुखिया है ये पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का जो स्रोत है तो इसका राइट आंसर होगा डी, सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान है ये पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है। और जो पंचायती राज है ये पंचायती राज उच्चतम स्तर जिला परिषद है। जो पंचायती राज है इसका उच्चतम स्तर की बात करें तो जिला परिषद है, ये पंचायती राज का उच्चतम स्तर है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली है। और पंचायती राज है ये त्रिस्तरीय होती है। पंचायती राज त्रिस्तरीय होती है, यानी ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्गीय स्तर पर, और तीसरी है जिला परिषद जिला स्तर पर। तो ये पंचायत समिति त्रिस्तरीय है, यानी ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए तो इसका राइट आंसर होगा 21 वर्ष। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा है ये 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1993 यानी 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की स्थापना हुई थी। और संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया। संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और NCBC का गठन किया। और वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, यानी वर्ष 2017 में 123 जो अमेंडमेंट है ये प्रस्तुत किया गया था, ताकि जो पिछड़े वर्ग है उनके हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन है ये संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो 52वां संशोधन है। 52वां संशोधन दल बदल विरोध कानून से संविधान का संबंधित है। और 52वां संशोधन की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो 52वां संविधान संशोधन है ये 1985 के द्वारा जोड़ी गई और इसे दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद पक्ष परिवर्तन करने के निषिद्ध करता है? निम्न संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 52वां संविधान संशोधन है ये संसद के पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अधिकार है कि ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र को घोषित करे। और बात करें राष्ट्रपति
तो यानी भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्र घटा या बढ़ा सकते हैं। और अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र है, ये 5वीं व 6वीं अनुसूची से संबंधित है। अगर पूछ ले कि जो अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र है ये किस अनुसूची से संबंधित है, तो ये 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित है। और राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधान के अधीन रहकर यह कार्य कर सकता है। जो राष्ट्रपति है ये संसद के द्वारा जो पारित विधान है इसके अधीन रहकर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति है ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंचायती राज। अशोक मेहता समिति है ये पंचायती राज से संबंधित थी। और बात करें पंचायती राज यानी देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशों की जांच करना, ये अशोक मेहता समिति का कार्य है। देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशों की जांच करना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया, यानी भारत में जो पंचायती राज है ये कब प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1959 ईस्वी में, यानी 1959 ईस्वी के अंदर भारत में पंचायती राज शुरू किया गया था। और आधुनिक भारत के यानी प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1951, यानी 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान के अंदर प्रथम संशोधन हुआ था। यानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 10 मई 1951 ईस्वी को भारतीय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 10 मई 1951 ईस्वी को पेश किया गया, जिसे 10 मई 1951 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संशोधन है ये पेश किया गया था। और इसे 18 जून 1951 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। 18 जून 1951 ईस्वी को संसद में पास कर दिया गया, यानी संसद के द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? यानी कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा वयस्क मताधिकार यानी वोट देने के जो है आयु है ये घटाकर 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 61वां जो संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में जो हुआ था, इसके अंतर्गत जो है वयस्क की जो मताधिकार आयु है ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद अबंधित है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद अबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, मूल कर्तव्यों से, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जो अनुच्छेद यानी मूल कर्तव्यों से अबंधित है। मूल कर्तव्य यानी जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और इसमें संशोधन के कुल 59 प्रावधान थे। संशोधन के कुल 59 यानी 59 प्रावधान थे और इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है,
तो यानी जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 59 प्रावधान किए गए थे, 59 बदलाव किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? भारत के अंदर जो मताधिकार की आयु है, भारत में मताधिकार की आयु को किस ढंग से घटाकर 21 से 18 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी संसदीय आदेश पर। संसदीय आदेश पर जो है ये आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसमें राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में, यानी 1985 का 52वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 190 और 191 का संशोधन भी किया गया एवं 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल परिवर्तन कहा गया, यानी दल बदल है ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और 1985 का जो 52वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? यानी भारतीय संविधान संशोधन में से कौन सा संशोधन है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 91वां संशोधन, यानी जो 91वां संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में जो 91 नंबर का संशोधन किया गया था, ये भारतीय संविधान के संशोधन में से केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो आकार है ये सीमित करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार सीमित करता है, निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन है ये कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जो संविधान संशोधन है ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। और ये 3 प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा है बहाली के यानी कम से कम आधे राज्यों द्वारा। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा कम से कम आधे राज्यों के द्वारा जो संविधान संशोधन है ये किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।